Good evening, class. In the chemistry, in the yesterday class of the chemistry, we have learned many types of that enthalpy we have to calculate for the reactions, and also I have told you that we have to study an important topic, that is Hess law. Okay, so let us start the remaining topic or move forward in your chapter 6 thermodynamics, class 11. Okay, so what we have to study in the Hess law, that is an important application. कल हमने एक रूल और पढ़ा था कि अगर हम रिएक्शन को रिवर्स लिख दें, ठीक है, तो उसके डेल्टा एच की साइन जो है वो कंप्लीटली चेंज हो जाती है, यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी, यानी रिएक्शन को रिवर्स लिखा जा सकता है। ठीक है, डेली लाइफ में, रियल लाइफ में रिएक्शन रिवर्सिबल पॉसिबल हो या नहीं हो, दैट आई डोंट नो। ठीक है, देखो आइस को कन्वर्ट किया जा सकता है वाटर में, एंड वाटर को आइस में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। इट मीन द रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन बोथ द केसेस। सो डेल्टा एच इज एट वन टाइम इज पॉजिटिव एंड द अनदर टाइम द डेल्टा एच इज नेगेटिव। बट व्हेन वी कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, ठीक है, दही, दूध को दही में कन्वर्ट किए, तो क्या दही को दूध में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। पर हम सिर्फ मानते हैं कि रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकता है। होगा या नहीं होगा, दैट आई कांट से, बट हम सिर्फ एक assumption ले रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। सो Hess law says that a reaction, जैसे मान लो एक रिएक्शन है जो A है वो B में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, इस दौरान मान लो उसका डेल्टा H है -100 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इट सेज कि अगर मान लो ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में ना होकर के मल्टी स्टेप में हो। मल्टी स्टेप में होने का मतलब है कि ए पहले सी में कन्वर्ट हुआ, सी फिर डी में कन्वर्ट हुआ, और डी एट द लास्ट में बी में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो मान लो इस दौरान ये तो डेल्टा एच है, अब यहाँ पे ये डेल्टा एच वन है, ये डेल्टा एच टू है, यहाँ डेल्टा एच थ्री। ठीक है, यानी एंथैल्पी चेंज, यहाँ पे डेल्टा एच वन है, यहाँ पे डेल्टा एच टू है, यहाँ पे डेल्टा एच थ्री है। सो ही सेज कि जो इंडिविजुअल स्टेप की जो टोटल एंथैल्पी है वो सिंगल स्टेप के एंथैल्पी के बराबर होती है। ठीक है, यानी सब डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री इज इक्वल टू डेल्टा एच के बराबर होगा। ये कभी नहीं बदलता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कहीं पे डेल्टा एच वन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दैट डजंट डिपेंड, बट इट सेज दैट द समेशन ऑफ द ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ द इंडिविजुअल स्टेप इज इक्वल टू द ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ अ सिंगल स्टेप। तो ये था हेस लॉ का थ्योरम कि स्टेप रिएक्शन चाहे सिंगल स्टेप में हो चाहे मल्टी स्टेप में हो, आपका जो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो कभी भी नहीं बदलेगा। जैसे आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर के एक उसने एग्जांपल प्रेडिक्ट किया हुआ है। मैं टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज को लेकर के एक आपको इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे वो कहना चाहता है। ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड इट। आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, इट इज आस्किंग यू टू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH, इट मींस मेथेनॉल, उसका कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं। 3 इक्वेशंस आपको दिए गए हैं, CH3OH प्लस 3/2O2, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो इसको अच्छे से आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा। CO2 प्लस 2 times of H2, and delta H is in this case minus 726 kilojoule per mole। तो मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, उसको समझते रहिएगा। Another reaction is carbon plus oxygen and it gives you carbon dioxide, that is delta H, it is minus 700 and it is minus 393. Okay, and H2 plus half of O2, it gives you H2O. Delta H in this case is minus 286। आपसे बोल क्या रहा है कि आपका बाई प्रोडक्ट ये होना चाहिए, लेकिन इस केस में ये हमको क्या दिया हुआ है, रिएक्टेंट दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको याद रखना है कि आपसे कहा गया है कि आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH निकालना है, न कि ये सबका निकालना है। तो मैंने कल क्या कहा था, अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स लिख दूं तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इट मीन आई हैव टू गिव द फॉर्मेशन ऑफ CH3OH। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं रिवर्स लिख दे रहा हूं, यानी इसको ऐसे लिख दिया, CO2 प्लस 2 times of H2O गेट्स। मैं इसको नीचे नहीं लिख के ऊपर ही लिख दे रहा हूं, तो आपके लिए भी बेटर रहेगा। सो आई कैन राइट इट। मैं इसको रिवर्स लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं आपको भी अभी समझ में आ जाएगा। CO2 प्लस 2H2O
that gives you CH3OH plus and our another product was 3/2 times of oxygen, 3/2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इस केस में डेल्टा एच जो निगेटिव दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था -726, वो अब +726 हो जाएगा। मुझे फॉर्म क्या करना है, ये फॉर्म करना है। तो जब आपके पास, अब ये देखिए, ये बोलना चाहता है कि देखो पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं से डिराइव हुआ, वाटर भी कहीं ना कहीं से डिराइव हुआ, यानी मेरे को ओवरऑल सबकी एंथैल्पी लेकर के चलनी है। मेरा फाइनल बाई प्रोडक्ट ये है, मानता हूं कि चलो कि अगर मैं कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवा देता तो मुझे डायरेक्टली ये मिल जाता, पर इस केस में बोल रहे हैं कि ये सिंगल स्टेप में नहीं हुआ, ये मल्टी स्टेप में हुआ। कैसे? पहले कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, फिर इसका फॉर्मेशन हुआ। कैसे? अगर मैं डायग्राम्स बनाना चाहूँ, कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, मैं अभी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ आपको। से डायरेक्टली मुझे CH3OH मिलना था, पर वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। क्या मिला कि यहां से पहले कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद क्या बना, यहां से H2O बना, फिर इन दोनों के मिलने के बाद ये बना। मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे डायरेक्टली ये कैलकुलेट करना है, ना कि ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये वो पूछना चाह रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि यहां से मुझे ये देखो, ये डेल्टा H1 दिया हुआ है, डेल्टा H2 भी दिया हुआ है, डेल्टा H3 भी दिया हुआ है, डायरेक्टली इसको कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या था कि डेल्टा H क्या है, तीनों रिएक्शन को क्या करो, ऐड कर दो, यानी तीनों रिएक्शन को क्या करो, ऐड कर दो। सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? मैथमेटिक्स का नियम ये बोलता है, LHS और RHS में अगर कुछ भी इक्वल है तो कट कर दो। क्या बोलो? LHS और RHS में कुछ भी इक्वल है तो कट कर दो। पर यहां अगर मैं देखूं तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है और यहाँ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। क्या है? सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, यानी मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा बैलेंस कराने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। ठीक है, तो 2H2 और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू हाफ, यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई, और डेल्टा H को भी 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। कल हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था जिसमें मैंने आपसे बताया था कि कोफिशिएंट को अगर हाफ कर दूंगा तो डेल्टा H भी बदल जाएगा, कोफिशिएंट को डबल कर दूंगा तो डेल्टा H भी डबल हो जाएगा। तो 286 इंटू 2, सो इट इज 275। ठीक है, ये क्लियर होगा आप लोगों को कैसे करना है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को ऐड करूं और यहाँ सॉल्व करूं तो हाफ एंड हाफ कट जाएगा, तो सिर्फ ऑक्सीजन बचेगा। एडिंग बोथ द इक्वेशंस, व्हाट आई गेट, जो भी LHS में है उसको एक साथ लिखो, जो भी RHS में है उसको एक साथ लिखो। सो CO2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2O प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन। व्हाट डज इट गिव्स यू? जो भी RHS में है उसको एक साथ लिखो, CH3OH प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस CO2 प्लस 2H2। अब मैथमेटिक्स का रूल क्या बोलता है, जो LHS और RHS में इक्वल हो काट दो, काट दिए। यहाँ पे भी जो इक्वल है काट दो, काट दिए। ठीक है, क्लियर? अब ये बताओ 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन बढ़ा है कि 3/2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन? 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन बढ़ा है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, उधर जाके माइनस होगा। 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन से 3/2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन माइनस होगा तो कितना बचेगा? 1/2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन। यानी आप लोग डायरेक्टली इसको भी रख करके यहाँ ऐसे लिख सकते हो कि अब ये हो गया 1/2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब तो कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो, मुझे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यही चाहिए था, लास्ट में मेरा बाई प्रोडक्ट भी क्या बचा, CH3OH। तो अब आपको क्या करना है, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, जो कि किसके बराबर आएगा, तीनों का सम। ठीक है, यानी पहले तो इन दोनों को सम कर देते हैं, कितना आएगा, -3 और 2 5, 9 और 7 16 एंड 6, -665। एंड ये कितना था, नहीं सॉरी -965। ठीक है, एंड ये कितना था, 726। तो 726 प्लस कर दिए तो कितना आ गया, 932। तो -239 किलो जूल पर मोल इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल। ठीक है, तो ये रिएक्शन में आपको पहले समझना है कि हमको LHS RHS के कोफिशिएंट्स को इक्वल लेके आना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स इक्वल होने चाहिए, तभी वो कट होंगे। कैसे कट होंगे वो आपको थोड़ा लॉजिक लगाना रहेगा। एंड कैसे हमें करना है, हमें जिस चीज का ओवरऑल एंथैल्पी निकालना है ना,
उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो आपको रिवर्स करके लिखना बहुत जरूरी है। एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हो सकता है कि ये 3, 4 या 5 मार्क्स में आ जाए ये टॉपिक। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि यही न्यूमेरिकल आएगा, बट कोई भी आ सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस। ओके, नाउ there is an important application for the Hess law, that is for the when we calculate the enthalpy of atomization. Enthalpy of atomization का मतलब ये होता है कि अब जैसे enthalpy of atomization, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे एलिमेंट सिंगल ही एग्जिस्ट करते हैं, जैसे बहुत सारे मोनो एटॉमिक रहते हैं, कोई डाई एटॉमिक, कोई ट्राई एटॉमिक, कोई पॉली एटॉमिक। सिंपल सी बात है कि जैसे मेटल्स होते हैं सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, मैग्नीशियम, तो ये सब क्या है, सिंगल एग्जिस्ट करते हैं। क्या करते हैं, सिंगल ही एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हमको क्या बोलते हैं, हम लोग मोनो एटॉमिक बोलते हैं, मोनो एटॉमिक। ठीक है, अब जैसे H2 एग्जिस्ट करता है, Cl2 एग्जिस्ट करता है, N2 एग्जिस्ट करता है, H2 एग्जिस्ट करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई एटॉमिक। इसको हम लोग बोलते हैं डाई एटॉमिक, क्योंकि ये लोग दो दो एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे एसिड, सल्फर एसिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एंड मेनी अदर्स आर देयर दैट एग्जिस्ट, सो वी कॉल इट एज अ पॉली एटॉमिक। ठीक है, तो जो इनके फॉर्मेशन के दौरान कितनी एंथैल्पी लगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। यानी डायएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, मोनोएटॉमिक तो सिंगल ही एग्जिस्ट कर ही रहा है। अब जैसे दो हाइड्रोजन मिलकर के H2 बना है, इस दौरान कितनी एंथैल्पी लगी उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंड दैट इज आल्सो नोन एज बॉन्ड एंथैल्पी। वो क्या कहलाता है, बॉन्ड एंथैल्पी कहलाता है। बॉन्ड एंथैल्पी कहलाने का मतलब है जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़े हैं, दोनों के फॉर्मेशन को हम क्या बोल रही है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब अगर मुझे इसको तोड़ना है, ठीक है, तो तोड़ने में इनको जितनी एनर्जी बनने में लगी है उतनी एनर्जी मुझे देनी होगी, तभी ये दोनों बॉन्ड क्या होगा, आपस में ब्रेक होगा। वंस अगेन, दोनों जब बने तो दोनों को बनने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई उतनी ही एनर्जी मुझे दोबारा देनी पड़ेगी, तभी ये क्या होगा, ब्रेक होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि दो एलिमेंट्स के बीच के जो बॉन्ड को हमें तोड़ना हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी। जैसे इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे मीथेन है। ठीक है, जैसे मीथेन है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। जैसे कार्बन प्लस हाइड्रोजन पहले मिला और उसने CH बनाया, इस दौरान मान लो इसकी जो एंथैल्पी है वो H1 है। ठीक है, फिर CH मिल करके एक और H से मिला और वो बनाया CH2, इस दौरान डेल्टा H क्या हो गया, H2 हो गया मान लो। फिर CH2 प्लस एक और हाइड्रोजन आया, that gives the formation of CH3, and at that time the delta H is H3. Again CH3 plus hydrogen gives CH4, at that time delta H is H4. तो यहाँ पे क्या होता है, हम सबका इंडिविजुअली हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। इस दौरान हमारा बेसिक एम क्या था, CH4 का फॉर्मेशन, जो कि सिंपल एक स्टेप था कि कार्बन प्लस 4H मिला दिया, CH4 बन गया। इस दौरान ये जो भी बन रहा है ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी हम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम मीन निकालते हैं, मीन यानी मीन एंथैल्पी निकालते हैं कि H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 अपॉन 4, 4 स्टेप्स में हो रहा है इसलिए ऐसे करते हैं। ठीक है, एंड इसको हम बॉन्ड एंथैल्पी भी बोलते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी यानी कितनी एनर्जी लगेगी इसके एक एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए, एक एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ना कि पूरे को तोड़ने के लिए। ठीक है, एक एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए। जैसे एक न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, जैसे कि दिया गया है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन दैट इज NH2 N2 सॉरी, नाइट्रोजन का है 945 किलो जूल पर मोल। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 436 किलो जूल पर मोल, and enthalpy of formation of NH3 is 391 किलोजूल पर मोल। तो यहाँ ये 391 जो है ना, ये लोग मीन करके निकाले हैं कि पहले एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर कितनी एनर्जी लगी, फिर दूसरे को कितनी एनर्जी लगी, तीसरे को कितनी एनर्जी लगी, दैट इज वी कैलकुलेट। सो इट इज आस्किंग यू टू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन फॉर दिस, N2 plus 3H2 is equal to gives the reaction 2NH3। तो आपको इसमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए बोला है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमने कैसे कैलकुलेट करते थे, रिएक्टेंट की एंथैल्पी माइनस प्रोडक्ट की एंथैल्पी। ठीक है, यानी
2 टाइम्स ऑफ एमोनिया यानी 2 टाइम्स ऑफ 391। मैंने कहा था स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। एंड it is this, and for the hydrogen and nitrogen that we have to calculate enthalpy of the reaction. Wait please. So class, इसमें जो हमको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है ना, उसमें थोड़ा सा समझना। जैसे कि मैंने आपको CH4 के लिए कहा कि हम उसका मीन निकालते हैं, यानी वो इंडिविजुअल एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए है, ठीक है, इंडिविजुअल एक बॉन्ड के लिए है। तो यहाँ पे जो NH3 का ये दिया गया है, ये इंडिविजुअल एक बॉन्ड के लिए होगा। हमको तो तीनों के लिए बनाना है, हम एक के लिए थोड़ी कैलकुलेट करेंगे, तो हमको तीनों के लिए करना है, यानी इसको 3 से भी मल्टीप्लाई करवाना होगा, ठीक है। यानी देखो 2 तो है, तो 2 को तो हम लेंगे, एक को बनाने के लिए कितनी एंथैल्पी लग रही है 391। टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में? 3 बॉन्ड बन रहे हैं, इसीलिए 391 इंटू 3 हम कंसिडर करते हैं। देन माइनस द प्रोडक्ट। अब N2 तो ऑलरेडी बात है, हमको दिया गया तीनों बॉन्ड का फॉर्मेशन है, एंड 945 एंड प्लस 3 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी 3 को तो मल्टीप्लाई करूंगा ही करूंगा, और यहाँ पे तो हाइड्रोजन के बीच में एक ही बॉन्ड बनेगा, सो दैट इज, ठीक है। ये जो 945 इसका दिया गया है, ये तीनों बॉन्ड का दिया गया है। जो नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, ये तीनों का एक साथ दिया गया है, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। इसका लिए मैंने आपसे कहा था, जब ये मल्टीपल स्टेप्स में टेक प्लेस करेगा तो हम इसको मीन लेते हैं कि ओवरऑल मीन क्या आ जाएगा, पर इंडिविजुअली हर बॉन्ड को बनाने के लिए हमें काम करना है ना, तो हमको ये करना पड़ेगा। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है -93 किलो जूल पर मोल इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सो इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लैटिस एंथैल्पी, एंड जिसमें हमको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, दैट इज बॉर्न-हैबर साइकिल, ठीक है। लैटिस एंथैल्पी, दैट इज बॉर्न-हैबर साइकिल। तो एनसीईआरटी में थोड़ा सा उन्होंने डिफिकल्ट वे में दिया है, तो आपको जो मैं बता रहा हूं आप थोड़ा उस पर फोकस करिएगा। थोड़ा एक इजी साइकिल मैं आपको बता रहा हूं, बॉर्न-हैबर साइकिल। लैटिस एंथैल्पी का मतलब है कि जब भी आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन होता है, आयनिक सॉलिड, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे NaCl, BaCl2 और BaBr2, जो भी मेटल्स और है नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्ड्स बनते हैं, उसको हम लोग आयनिक, यानी उस दौरान जो कितनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसको हम लोग लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। सो इसमें होता क्या है जनरली कि मेटल और मान लो कोई हाइड्रोजन है या नॉन मेटल है, इसका फॉर्मेशन होके इन लोग MX बनाते हैं, ठीक है। ये एक रिएक्शन टेक प्लेस करता है, ये हमेशा गैसेस स्टेट में रहता है, ये हम जानते हैं, ये सॉलिड स्टेट में रहता है। अब गैसेस स्टेट में जैसे हाइड्रोजन होते हैं, वो हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हाफ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको बैलेंस इक्वेशन लिखना है, नहीं लिखना होता तो हम लोग डायरेक्टली भी लिख देते। तो इसके लिए हमारे समझने के लिए कि उन्होंने एक इजी मेथड बनाया, जिसको इसमें उन्होंने कहा कि ये डायरेक्ट भी होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होती है। कैसे रहती है तो उसको देखते हैं। सबसे पहले सॉलिड मेटल को हम लोग को गैस में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। ये बॉर्न-हैबर साइकिल में आपको बता रहा हूँ, जो न्यूमेरिकल्स के लिए एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। तो इस दौरान जो डेल्टा H रहता है वो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होता है। क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ये मैंने आपको कल पढ़ाया था, दैट इज माई स्टेप 1। यहां पे इस हेलोजन का जो डाई एटॉमिक फॉर्म है, इसे मुझे ब्रेक करना है। क्या करना है? ब्रेक करके इसको इंडिविजुअली लेके आना है। ये हो गया, इसको मैं बोलता हूं एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, ब्रेक करना। दो बॉन्ड्स को आपस में ब्रेक कर रहा हूं, एक बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूं, दैट इज माई स्टेप 2। ठीक है, फिर इस मेटल को मैं कैटायन में कन्वर्ट करूंगा। किसमें कन्वर्ट करूंगा? कैटायन में कन्वर्ट करूंगा। दैट इज माई स्टेप 3 एंड इट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता था? किसी भी एलिमेंट के उससे आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकलवाना। आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकलवाने को हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते थे। सिमिलरली उस नॉन मेटल को मुझे एनायन में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? एनायन में कन्वर्ट करना है। सो इट इज माई स्टेप 4 एंड इट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या था? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट करवाना। किसी नॉन मेटल को एनायन में कन्वर्ट कराने में कितनी एनर्जी लगती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एंड मोस्ट डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज नेगेटिव। नाउ दिस बोथ कंबाइंड टू गिव mx। ठीक है ना, ये m प्लस और x माइनस मिलकर के mx बन गया,
और ये एमएक्स का फॉर्मेशन किया एंड इट इज फिफ्थ स्टेप में इसको हम लोग बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। तो मैं लैटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन पढ़ रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। द चेंज इन एंथैल्पी दैट ऑकर्स व्हेन वन मोल ऑफ सॉलिड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज फॉर्म फ्रॉम इट्स गैसियस आयंस इज नोन एज लैटिस एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी। बात एक ही है, ठीक है। इट इज बीइंग डिनोटेड बाय यू, इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। वंस अगेन सुनिएगा, द चेंज इन एंथैल्पी दैट ऑकर्स when one mole of a solid crystalline substance is formed from its gaseous ions is known as lattice energy, ठीक है। तो इस दौरान जो कंप्लीटली डेल्टा एच रहता है ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, वो स्टेप 1 प्लस स्टेप 2 प्लस स्टेप 3 प्लस स्टेप 4 प्लस स्टेप 5 का सम रहता है। इन पांचों का क्या रहता है? सम रहता है। यानी ओवरऑल जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रहेगा वो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन प्लस एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एंथैल्पी। ये अगर आप ऐसे ना लिख के डेल्टा ऑफ आई भी लिख दोगे ना तो भी बिल्कुल करेक्ट है। आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी डायरेक्ट लिखोगे तो भी सही है। प्लस यू लैटिस एंथैल्पी। सो इट इज द ओवरऑल टिप फॉर एनी आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए ये बहुत एक इंपॉर्टेंट ऐसे पढ़ता है। तो आपको ये इसी वे में स्टडी करना है। एनसीईआरटी में थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंट वे में दिया है, आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है, आप डायरेक्टली इस वे से स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आपको दिया गया है, एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके बुक में नहीं है बट इट इज इंपॉर्टेंट, कि आपको CaBr2 का लैटिस एंथैल्पी का डायग्राम बनाना है यूजिंग बॉर्न-हैबर साइकिल और यू हैव टू राइट एन इक्वेशन आउट हाउ यू विल कैलकुलेट इट। ओके, CaBr2 का CaBr2, ठीक है। This is our last topic for today. So, calcium and half that is Br2. क्योंकि देखो Br2 तो दो ही चाहिए मेरे को, इसलिए तो इसको मैं करवा दिया डायरेक्टली, बात की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैल्शियम इन द सॉलिड स्टेट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम गैसेस स्टेट। सो व्हाट आई विल राइट इट सब्लिमेशन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। हियर यहां पे कैल्शियम को 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं। सो हियर इट विल टेक प्लेस 2 आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इट विल कन्वर्ट इनटू Ca2+ इन गैसेस स्टेट, ठीक है। उसके बाद जो है Br2 आई विल डिसोशिएट इट इन 2 पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे 2Br बन जाएगा, तो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। फिर ये इंडिविजुअली आकर के इसके ऊपर अटैक करेगा एंड दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी and it will convert into 2Br minus, है ना, 2Br है तो दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे and that both will combine to give you CaBr2, ठीक है। CaBr2 देंगे that is U, ठीक है। तो ये आपका बॉर्न-हैबर साइकिल के थ्रू एक्सप्रेशन है कि हम बॉर्न-हैबर साइकिल में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आपको याद रखना है। ओवरऑल एंथैल्पी इज गिवन एज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आप लोगों ने सर आपने माइनस क्यों किया? क्योंकि मैंने तो बताया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव में होता है, तो माइनस में ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। एंड प्लस, ठीक है। अब अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि एंथैल्पी क्या हो, लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट करके दिखाओ, तो आपको ये सारी वैल्यूज दी जाएंगी एंड आई हैव टू कैलकुलेट द लैटिस एंथैल्पी। तो होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो यहां तक हमारा न्यूमेरिकल सेक्शन कंप्लीट है, पर स्टिल देयर इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बीइंग लेफ्ट, that is spontaneity, spontaneous reaction and the Gibbs energy. So that we will try to complete in our next class or in our another next 2 classes. Okay, so class, till then you have to study it very carefully. It is very important topics for all of you, that is Hett's law and Born-Haber cycle. ये आपके लिए साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होप सिंगल स्टेप में आपको समझ में नहीं आया, या एक बार में समझ में नहीं आया, 2 बार में नहीं आया, लेकिन आपको इसको प्रैक्टिस करते रहना है। So if you have any doubt, you are free to ask me anytime. Till then, take care, all of you.